होती है जो कि सरकारी स्कूल की टीचर होती है और शादी लायक होती है 21-22 साल की, तो उसके पिता भी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। जब लड़का मिलता है तो वो किसी प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है और उससे शादी करवा देते हैं। उसकी शादी खूब अच्छी चलती है, 1-1.5 साल शादी का निकल जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आता है, उसके बाद उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जबकि उसके पति के कहने से वो अपनी पत्नी की नौकरी भी छुड़वा देता है और कहता है कि जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है। वो उसके कहने से नौकरी भी अपनी छोड़ देती है, सरकारी नौकरी, और घर में रहने लगती है। उसके बाद उनके बीच कोई तीसरा आता है जो कि उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता थे और उनकी बेटी थी। जो पिता थे वो भी एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, तो वो अपनी बेटी की उसी स्कूल में ही सरकारी टीचर के बतौर नौकरी लगवा देते हैं। सरकारी नौकरी लग जाती है उनकी बेटी की भी। और वो जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखते हैं तो वो एक प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है, जो कि एक उसने भी कोई फॉर्म भर रखे होते हैं कि वो भी एक बड़ा अफसर बन जाए, और वो भी आगे की पढ़ाई जारी रख रखा था। फिलहाल वो प्राइवेट स्कूल में टीचर था। अब शादी हो जाती है, शादी होकर वो अपने ससुराल आ जाती है। दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है। लेकिन जो उसका पति होता है, संजय नाम होता है उसका, और लड़की का नाम निशा होता है। वो अपने पत्नी को बोलता है कि जब मेरी नौकरी चल ही रही है तो हम दोनों अच्छे रह रहे हैं, खुश हैं, और तुम अब अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि मेरी तो नौकरी लगने ही वाली है। वो मना करती है, कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं, टालती रहती है, और कुछ दिन बाद उसके पति की, संजय की, एक बड़े अधिकारी की जॉब लग जाती है, जो कि सब बहुत खुश होते हैं। निशा भी बहुत खुश होती है, निशा के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। और अब उसका पति जब बोलता है कि अब तो मैं अफसर बन चुका हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम घर में ही रहो। मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस से आऊँ तो मुझे तुम घर में ही रहो, मेरे पास बैठकर मुझे खाना खिलाओ, ये सब करो। तो वो कहती है मैं तो ये जॉब करते हुए भी कर सकती हूँ। लेकिन वो उसके ज़्यादा जिद करने पर निशा अपनी सरकारी जॉब छोड़ देती है और घर में ही रहने लगती है। अब ऐसे करते करते 3 साल निकल जाते हैं और उनके एक प्यारी सी बेटी भी होती है। अब होने के बाद वो मॉल जाया करते थे शॉपिंग करने के लिए, कभी कभी संजय अकेला भी जाया करता था। अब जब वो मॉल जाया करता था तो वो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि शॉप पर ही उसको मिलती है। अब वो जब भी जाया करता था वो उसे वही लड़की मिलती है। उस लड़की से उसकी बातचीत होने लगती है। अब जब बातचीत होने लगती है तो अक्सर वो लड़की संजय के पास फ़ोन किया करती थी और कहती थी कि नया स्टॉक आया है और आप आओ देख लो, आपको कलेक्शन अच्छा लगेगा। अब जब वो बार बार फ़ोन करती है तो संजय भी वहाँ जाया करता था। अब फ़ोन पर दोनों की बात होने लगती है, दोस्ती होती है। अब संजय और उस लड़की में प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब धीरे धीरे उनका ये रिश्ता चलता रहता है। संजय अक्सर वहाँ जाया करता था और उससे मिला करता था, वो लड़की भी कभी कभी उससे मिला करती थी कहीं बाहर। अब जब इस बात का निशा को पता चलता है तो निशा उसको पूछती है संजय को कि ये क्या है और इस लड़की के बारे में क्या है, कैसा रिश्ता है तुम्हारा, क्यों चक्कर चल रहा है। जब वो इतना सब कुछ बोलती है तो संजय को गुस्सा आता है और दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं और संजय अब मारपीट भी करने लगता है उसके साथ। जब मारपीट करने लगता है तो वो बहुत समझाती है उसको, जब समझ में नहीं आती तो वो अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद में अपनी माता पिता को भी बोलती है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आती। अब वो क्या करे, उसने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी उसके कहने से। अब वो काफ़ी दिन तक अपने घर रहती है। ऐसे करते करते 5-6 साल निकल जाते हैं और इस बीच वो एक प्राइवेट स्कूल में ही जॉब करने लगती है। 10,000 सैलरी मिलती है उसे। वो सोचती है कि चलो सरकारी नौकरी तो मेरी चली गई, अब बेटी को पालने के लिए मैं माँ बाप के घर रह रही हूँ, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो वो प्राइवेट स्कूल में ही जॉब करने लगती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। वो उसकी वहीं से कमाई करती है और अपनी बच्ची की परवरिश करती है। अब उसकी बच्ची भी 6-7 साल की हो जाती है। अब जो संजय होता है उसे एक शादी में जाना होता है। जब वो शादी में जाता है तो वहाँ एक वो अफ़सर था तो उसकी वहाँ खातिरदारी भी अच्छी होती है। अब सब देखते हैं कि एक अधिकारी आया है तो उसको बाकायदा, जब रात हो जाती है, सर्दी का टाइम होता है, तो उसको एक अलग से कमरा दिया दिया जाता है सोने के लिए, बिस्तर अच्छा, एक हीटर भी जलाया जाता है। और वो कहता है कि नहीं मैं सोऊंगा नहीं, बैठूंगा शादी देखूंगा। तो वहीं पे
जहाँ फेरे वगैरह हो रहे होते हैं वहीं एक सोफ़ा डाल देते हैं और उसको बिठा देते हैं वहाँ। अब वो जब शादी में देख रहा होता है, सारी रस्में होते हुए देखता है, अब उसको धीरे-धीरे निशा की याद आने लगती है, अपनी पत्नी की याद आती है। अब धीरे-धीरे फेरे होते हैं शादी में, फिर वो कस्में खिलाई जाती हैं फेरों के वक़्त, जो वो पति अपनी पत्नी के लिए खाता है कि मैं ज़िंदगी भर साथ रहूँगा तुम्हारे, हर तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी सब पूरी करूँगा, सारी कस्मों को वो देखता है। अब धीरे-धीरे उसकी आँखों से आँसू आते हैं लेकिन वो पोंछ लेता है। शादी की रस्में ख़त्म होते-होते उसे अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और वो फूट-फूट कर रोने लगता है वहीं। जब वो रोने लगता है तो आस-पास जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं, "क्या हुआ सर, आप क्यों रो रहे हो?" लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, कहता है, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" अब वो शादी से जाता है अपने घर, फिर दूसरे दिन ऑफ़िस जाता है। ऑफ़िस में पूरा दिन अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के बारे में ही सोचता रहता है। उसने 5-6 साल में कभी अपनी बच्ची की भी खबर नहीं ली थी, अपनी पत्नी की भी। निशा हमेशा उसका इंतज़ार करती रहती थी कि वो शायद उसको लेने आएगा, लेकिन वो वापस नहीं गया था। अब वो यही सोचता है कि अब मैं जाऊँगा। वो ऑफ़िस से रात को अपने घर जाता है। दूसरा दिन जब सुबह होती है वो ऑफ़िस नहीं जाता, अपने ड्राइवर को बोलता है, आज तुम मेरे साथ नहीं जाओ, मुझे किसी काम से जाना है। खुद ही गाड़ी चलाकर वो अपने ससुराल जाता है। जब अपने ससुराल जाता है तो घर के पास जब पहुँचता है तो वहीं रास्ते में से वो भी अपने स्कूल से छुट्टी होती है उसकी अपनी बेटी को साथ लेकर, वो रास्ते में 1 किलोमीटर 1 डेढ़ किलोमीटर पे उसका स्कूल था घर से, तो वो पैदल ही अपनी बेटी को लेकर आ रही होती है। वो कार उसके पास लेके आता है तो उसे पहचान जाता है, वहीं रोक लेता है अपनी गाड़ी को और गाड़ी से निकलकर खड़ा हो जाता है। निशा भी जब उसे देखती है तो वो पहचान जाती है और चुप हो जाती है। उसकी बेटी भी उसे पहचान लेती है क्योंकि निशा ने अपनी बेटी को फ़ोटो वगैरह दिखा रखी थी कि ये तुम्हारे पापा हैं। और जब वो कहती है कि मम्मी पापा आए हैं, जब निशा वो खड़ा होता है तो रोने लगता है उनको देख के। तो निशा कहती है कि क्या हो गया आपको, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रहे हो? जब निशा उसके कंधे पे हाथ धरती है तो बहुत देर बाद वो थोड़ा शांत होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वहाँ 2-4 लोग और इकट्ठे हो जाते हैं तो निशा कहती है, चलो घर चलकर बात करते हैं। जब वो घर जाता है तो निशा के जो माँ-बाप होते हैं उसे देखकर बहुत चौंक जाते हैं। कहते हैं इतने सालों से तो आए नहीं थे, पता नहीं क्या बात है जो ये आए हैं। जब वो आता है घर तो बैठता है, बैठने के बाद उसके माँ-बाप से भी माफ़ी माँगता है और कहता है मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, मेरी वजह से मैंने नौकरी तक छुड़वा दी और मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जो निशा होती है वो कहती है कि मैं दूसरी औरत बनकर नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, अब ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। उस लड़की को मैंने कब का छोड़ दिया है, मेरे साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ और अब मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ और अपने घर को दोबारा से बनाना चाहता हूँ। जब वो ये सब बातें सुनती है और उसके घर वाले रिश्तेदार सभी बोलते हैं निशा से कि बेटा एक बार और मौका दे दे इसको। तो जब निशा सबकी बातें सुनती है तो वो मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर संजय के साथ जाती है और वो लोग दोबारा से एक ज़िंदगी शुरू करते हैं। अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनकी ज़िंदगी में, बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।